हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस कथन में एयर डिफेंस सिस्टम और देश का मिलान सही किया गया है? यानी कि बात करते हैं किस कथन में एयर डिफेंस सिस्टम और उस देश का मिलान सही कह रहा है कि किस कथन में दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की। तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यूएसए का है, ये बिल्कुल सही है। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रूस का है। S-400 कहे या S-500 कहे तो ये दोनों की दोनों रूस का है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो आयरन डोम जो विश्व में बहुत ही प्रचलित यानी कि बहुत ही खतरनाक ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल देश की है, बहुत ही खतरनाक है। बात करते हैं ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इंद्रजाल एयर डिफेंस सिस्टम ब्रिटेन देश की है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है गलत है। इसका जो है ब्रिटेन का नहीं होगा। यानी कि ये जो है इंद्रजाल की अगर हम बात करें ये इंडिया का है। यानी कि अपने भारत का जो है इंद्रजाल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल की तकनीक से बनाया गया है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग और उनके राज्य के संबंध में मिलान सही किया गया। यानी कि वह जो जीआई टैग है उस राज्य के संबंध में जो मिलान है वो बताना है कौन से मिलान सही किया गया। अगर हम बात करें काला चावल जीआई टैग मणिपुर की है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी काला चावल जो है जीआई टैग मणिपुर में दिया गया है। अब वही बात करते हैं वाडा चावल की। तो वाडा चावल हाल ही में महाराष्ट्र में जीआई टैग प्रदान किया गया। यानी कि वाडा चावल जो है महाराष्ट्र के जीआई टैग है, ये बिल्कुल सही है। और काला नमक चावल की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त है। यानी कि काला नमक चावल उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। और शाही लीची की हम बात करें तो बिहार में शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है। और तेजपुर की लीची की हम बात करें तो असम में जीआई टैग प्राप्त है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही हो जाएंगे। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एक जैसे क्वेश्चन होते हैं उसे हम लाने का प्रयास करते हैं, जो कि कन्फ्यूजन विद्यार्थी में ना रहे, कन्फ्यूजन अक्सर दूर हो जाए। यानी कि हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं सारे कन्फ्यूजन लेस क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बात करते हैं देही पटकाई जो है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम की है। असम की है, कौन सा है? अगर बात करें असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो कुल 7 है, जो कि 7वां नंबर है देहिंग पटकाई। और छठा की हम बात करें तो छठा रायमोना है, जो कि असम का ही हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और 7वां की बात करें तो देहिंग पटकाई है। अगर बात करें कि टाइगर रिजर्व की, यानी 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विस्तारी को 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर पूछे आपको 52वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है? रामगढ़ विस्तारी को। और कुल असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो 7 है। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देहिंग पटकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्न में से किस कथन का मिलान सही है? निम्न में से किस कथन का मिलान सही है? बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर की हम बात करते तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बिल्कुल सही है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की हम बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल की हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बिल्कुल सही है। अगर वहीं बात करते हैं भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम वायसराय है।
अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर सी नंबर यानी कि सी इसका आंसर सभी की सभी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सब सारे के सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजन है यानी कि कन्फ्यूजन लेस है, सारे हम एक जगह लाने का प्रयास करते हैं। हमारे जितने भी वीडियो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, सेम जो है सब में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर को देखने को मिलेंगे। नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके जरूर देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1947 में पहला डाक टिकट जारी होने के बाद से सबसे ज़्यादा डाक टिकट किसके नाम से जारी हुए हैं? यानी कि बात करते हैं 1947 में पहला डाक टिकट जारी होने के बाद से सबसे ज़्यादा डाक टिकटें किसके नाम से जारी हुए हैं? तो किसके नाम से जारी हुए हैं? तो महात्मा गांधी जी के नाम से जारी हुए हैं। यानी कि अब तक में बात करें तो महात्मा गांधी जी के नाम से सबसे ज़्यादा डाक टिकटें जारी हुए हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सिर्फ 6% महिलाएं, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सिर्फ 6% ही महिलाएं हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड किस क्षेत्र में मिले? यानी कि 6% जो महिलाएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मिला है? तो शांति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में वर्किंग वुमेन को कितने हफ्ते तक की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है? भारत में वर्किंग वुमेन को कितने हफ्ते तक की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है? तो बात करते हैं 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल है। तो बात करते हैं चावल, गेहूं, दाल। अगर हम आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये चावल, गेहूं, दाल तीनों की तीनों शामिल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे कब कब? 1835 और 1867 में, 1878 और 1908 में। अगर हम आंसर की बात करें तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए 1835 और 1867 और 1878 और 1908 में, यानी कि चारों ईस्वी जो है सभी के सभी, यानी कि आंसर की बात करें तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। यानी कि इस चारों वर्ष में जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे, यानी कि 35 में भी, 1867 में भी और 1878 में भी, 1908 में भी। आंसर इसका सी हो जाएगा दोनों। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से किस स्थान का मिलान सही है? निम्न में से किस कथन का मिलान सही है? स्थान नहीं, कथन का मिलान सही है वो बताना है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय की हम बात करें, स्थापित किया गया कहाँ पे? गुजरात में। ये बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम वस्त्र विद्यालय गुजरात में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। मैं बात करें तो भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ में? दिल्ली में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय की हम बात करें तो गुजरात के बड़ौदा में स्थापित किया गया, ये बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें सभी की सभी सही हो जाएंगे। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, और जो भी है सब एक जगह लाने का हम प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सत्य है? निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सत्य है? बात करते हैं सांप, घड़ियाल, कछुआ, छिपकली आदि, ये सभी जो है सरीसृप वर्ग में आते हैं, ये बिल्कुल सही है। सांप, घड़ियाल, कछुआ, छिपकली आदि सभी के सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मेढक। मेढक की हम बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत मेढक आते हैं, ये भी सही है। और घोंघा सीपी की हम बात करें तो घोंघा सीपी की हम बात करें मोलस्का संघ के जंतु जीव है, यानी कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन से कथन आविष्कारक और आविष्कारक से मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन आविष्कार और आविष्कारक से मिलान सही है? यानी कि वह जो है बात करेंगे किसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, उसका में मिलान किसका सही मैच खाता है, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत अपघटन का नियम की बात करें तो माइकल फैराडे ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। अगर हमें बात करते हैं और पनडुब्बी की तो पनडुब्बी का जो है आविष्कार, यानी कि पनडुब्बी का जो निर्माण किया था बुशनेल के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। स्टीम इंजन की अगर हम बात करें तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और हेलीकॉप्टर की बात करें तो कौन सा हेलीकॉप्टर? मानव चालित हेलीकॉप्टर की हम बात करें तो ER ममफोर्ड के द्वारा
किया गया था आविष्कार। तो याद रखिएगा ये भी सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी कि आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा की संसद की बात करें तो पार्लियामेंट कहलाता है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं मालदीव और ईरान के संसद को की बात करें तो मजलिस कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों सही है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा की संसद पार्लियामेंट, मालदीव और ईरान की संसद का नाम मजलिस, और पाकिस्तान के संसद की हम बात करें तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। अगर अमेरिका की संसद की बात करें तो संसद नहीं कहा जाता, यानी कि भारत के संसद को संसद कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, कांग्रेस। तो ये आंसर यानी कि गलत है, यानी कि आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन हड्डी के ज्वाइंट के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड्डी के ज्वाइंट के अध्ययन से संबंधित है। तो बात करते हैं आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी की हम बात करें तो हड्डी के ज्वाइंट से संबंधित है। अगर हम और भी ऑप्शन की बात करें तो क्राइनोलॉजी, ये इसका समझ ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ब्रेन के अध्ययन से किसका संबंध है, क्रोनोलॉजी का संबंध ब्रेन के अध्ययन से। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन से कथन का मिलान सत्य और सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का मिलान असत्य है। बात करते हैं लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5130 मीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही है। जल में ध्वनि की चाल की बात करते हैं 1483 यानी कि 1483 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही है। अल्कोहल में ध्वनि की चाल की बात करें तो 1210 यानी कि 1210 मीटर प्रति सेकंड है, ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका आंसर की बात करें तो 12 और 13 यानी कि 12-13 मीटर प्रति सेकंड, 12-13 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल है अल्कोहल में। याद रखिएगा। अगर वही बात करते हैं कांच में ध्वनि की चाल की बात करें तो 5640 यानी 5600 मीटर प्रति सेकंड कांच में ध्वनि की चाल है, ये भी सही है। यानी कि आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सामान्य बातचीत में ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए। सामान्य बातचीत में हम बात करें ध्वनि की स्तर कितना होना चाहिए, 30 से 40 डेसिबल सामान्य बातचीत में ध्वनि का स्तर होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं और भी ध्वनि की चाल की बात करें तो जेट विमान में जो ध्वनि का स्तर होता है 140 से 150 डेसिबल होता है। 140 से 150 डेसिबल के बीच जेट विमान का होता है। और मोटरसाइकिल में ध्वनि की बात करें तो 110 डेसिबल मोटरसाइकिल की ध्वनि होता है। मोटरसाइकिल में जो ध्वनि और ऑर्केस्ट्रा जो आप लोग देखते हैं खूब इंजॉय करते हैं तो उसमें जो है ध्वनि होता है 100 डेसिबल होता है, यानी कि 100 डेसिबल के लगभग होता है। और वहीं बात करते हैं ट्रक और ट्रैक्टर में, ट्रक और ट्रैक्टर से जो है ध्वनि की बात करते हैं 90 से 100 डेसिबल के बीच, 90 से 100 डेसिबल के बीच होता है। और जोर से बातचीत की हम बात करें तो जोर से अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल के बीच ध्वनि उत्पन्न होता है। वहीं बात करते हैं साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में ध्वनि होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपके कानों पर असर पड़ेंगे और आपको के पर्दे फट सकते हैं और सुनाई आपको नहीं के बराबर पड़ सकते हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, ट्रेकिया। अगर आंसर की बात करें हम तो हृदय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। इसमें फंसाने के लिए देखिए फेफड़ा भी दिया गया, यानी कि हृदय और फेफड़ा दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो फेफड़ा में नहीं उलझाना है, यानी हृदय को में इसका, यानी कि हृदय इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो बात करते हैं श्वेत रक्त कशिकाएं की तुलना सैनिकों से की जा सकती है। सैनिकों से का मतलब होता है श्वेत रक्त का कम है
यानी कि रोग-रोधी क्षमता से लड़ना, यानी कि रोग-रोधी क्षमता से लड़ने का काम है श्वेत रक्तकण का। इसी के कारण से सैनिकों की, यानी कि इसका तुलना सैनिकों से की जाती है। और शरीर का पुलिसमैन भी श्वेत रक्तकण को कहा जाता है। किस कहा जाता है? शरीर, यानी कि शरीर के अंदर जो है, यानी कि पुलिसमैन, इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 7 निश्चय योजना किस राज्य की योजना है? 7 निश्चय योजना की हम बात करें तो किस राज्य की यह योजना है? तो 7 निश्चय योजना की हम बात करें तो बिहार राज्य की एक योजना है। आंसर इसका बिहार हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है। तो बात करते हैं बिहार जो है बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहलाता है, यानी कि पूजा स्थल होते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी जितने भी होते हैं तो बिहार में जाके पूजा करते हैं। वही बात करते हैं सिनेगॉग, सिनेगॉग की बात करें तो, और सिनेगॉग मंदिर और अग्नि मंदिर। अगर अग्नि मंदिर की हम बात करें तो अग्नि मंदिर पूजा स्थल किसका? पारसी धर्म का अग्नि मंदिर जो है पूजा स्थल है कहलाता है। वही हिंदू की बात करें तो हिंदू की जो है मंदिर पूजा स्थल कहलाता है। किसका? हिंदू की, हिंदू जो लोग हैं जो भी मंदिर में जाके पूजा करते हैं। और सिनेगॉग की बात करें तो सिनेगॉग जो है यहूदी धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग यहूदी धर्म का, याद रखिएगा, यहूदी धर्म का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक की हम बात करें तो किमोनो जो है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है, याद रखिएगा। अगर यह आपको पूछ सकते हैं जापान का, यानी कि किमोनो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है, तो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन में देश दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या मारेंगे? तो आपको जापान मारना, यानी कि जापान के राष्ट्रीय पोशाक किमोनो कहलाता है। और सुकुमारों का देश भी जापान को ही कहते हैं, और सूर्योदय का देश जापान को ही कहा जाता है। निप्पन का देश भी जापान को कहा जाता है। देखिए, निप्पन का देश और सूर्योदय का देश और सुकुमारों का देश भी जापान को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 किससे संबंधित था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 की हम बात करें तो किससे संबंधित था? तो अखिल भारतीय संघ से संबंधित था। किससे? अखिल भारतीय संघ से संबंधित था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिप्नोलॉजी है नींदों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी नींदों का अध्ययन से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो बात करते हैं अर्थ समिट सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करते हैं, ये बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बैंकिंग लोकपाल की योजना की शुरुआत किसने की? अगर आपको पूछे कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत योजना किसने की, तो यह इसकी शुरुआत जो आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया गया। तो यही पूछे आपको क्वेश्चन कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई के द्वारा कब किया गया था, तो अब कब किया गया था, तब आप क्या जवाब देंगे? तो इसका आंसर की हम बात करें तो यानी कि इसका आंसर ए होगा। और कब किया गया था पहली बार, तो इसका बैंकिंग लोकपाल की स्थापना आरबीआई के द्वारा 2006 में किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नागर और द्रविड़ शब्द या नाम किससे संबंधित है? प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नागर और द्रविड़ शब्द या नाम किससे संबंधित है? तो बात करते हैं किलों के एक प्रकार से, यानी किलों के प्रकार से यह नाम संबंधित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लागू की गई है? बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लागू की गई है? तो बात करते हैं 1976 में लागू की गई। कब लागू किया गया? 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम को लागू किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो बात करते हैं यह फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है। किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है। बाकी झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल से बिहार की सीमा लगती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम की हम बात करते हैं विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो स्टॉकहोम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम की बात करें विश्व में स्टॉकहोम में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर साल की हम बात करें तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब वही बात करते हैं अगर और भी दिवस की, तो 14 दिसंबर की हम बात करें तो 14 दिसंबर की यानी कि 14 दिसंबर की नहीं बात करते हैं, 10 जनवरी को बात करते हैं हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर की अगर हम वहीं बात करें सितंबर की, तो यह 14 सितंबर में को हिंदी दिवस में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वही बात करते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं इन्फोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इन्फोसिस पुरस्कार की हम बात करें तो यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? पिंग पोंग की हम बात करते हैं यह किस खेल का अन्य नाम है? तो टेबल टेनिस का अन्य नाम है। क्या नाम है? पिंग पोंग, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला यानी कि जेल की दीवार पर कमला लिखा था? इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था यानी कि कमला लिखा था? कमला या कहानी इस तरह ही कुछ है, यानी कि जेल की दीवारों पर कहानियाँ लिखा था आज़ादी के बारे में, यह लिखा था आज़ादी के संबंध में। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ESRO यानी कि ध्यान से पढ़ना है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो 100% का हम गारंटी लेते हैं तो गलती करके आओगे। क्या इतना 100% का की चांस बनता है कि गारंटी है कि गलती हो जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं ESRO, ध्यान से देखना है। तो इसका स्थापना की हम बात करें 1964 में हुआ था, यानी कि 1964 में इसका स्थापना किया गया था। अगर वहीं हम बात करें तो ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में 1969 में किया गया था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर यानी कि परम कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आंसर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर की बात करें तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? तो बात करते हैं मदरबोर्ड के द्वारा संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर का तय लक्ष्य था, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वार्षिक वृद्धि दर कितना लक्ष्य रखा गया था, यानी कि कितना % लक्ष्य रखा गया था? तो आंसर की बात करें तो हम 10% यानी कि 10% जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर का तय लक्ष्य रखा गया था। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं रोडेंट में आते हैं, यानी कि रोडेंट के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं यानी कि शामिल है? तो बात करते हैं चूहे, गिलहरी और छछूंदर की बात करें तो ये तीनों को तीनों रोडेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें शामिल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिंधु यानी कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो बात करते हैं कि आर्य अवधि में। आर्य अवधि की बात करें तो इसमें इसी की अवधि के दौरान रामायण एवं महाभारत की रचना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? यानी कि मस्तानी की बात करते हैं किस शासक की प्रेयसी थी?
तो बात करते हैं बाजीराव पेशवा की मस्तानी जो है प्रेयसी थी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो बात करते हैं पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कौन करते हैं? पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इसको जो है जल के अंतर्गत, जल यानी कि इसको जो है जल में नहीं, इसीलिए इसको जो है जल में नहीं बल्कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और जल में रखने के बाद इसमें जल के साथ यह अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। और इसीलिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। अगर वही बात आती है कि मिट्टी के तेल में कौन कौन से धातु रखे जाते हैं, तो पहला नंबर जो है पोटेशियम रखा जाता है, और दूसरा नंबर की हम बात करें तो पहला हो जाता है पोटेशियम, और दूसरा हो जाता है लिथियम, और तीसरा हो जाता है सोडियम, और चौथा की हम बात करते हैं तो चौथा हो जाता है कौन सा? तो यह सीजियम। क्या हो जाता है? सीजियम जो है यानी कि सीजियम, इसको भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा। कौन कौन रखा जाता है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, सीजियम, ये चारों के चारों धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? यानी कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो कोपरनिकस को जाता है। किसको? कोपरनिकस को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनल इंडिया की हम बात करें तो यह इंदिरा गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है। किसकी? इंदिरा गांधी की रचना इंटरनल इंडिया है, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं छंद का प्रथम यानी कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख की हम बात करें तो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछे वेद कितने हैं तो 4 है, और वहीं पूछे वेदांग कितने हैं तो 6 है। अगर उपनिषद की बात करें तो कुल 108 उपनिषद है, याद रखिएगा। उपनिषद 108, वेद 4, और वेदांग की बात करें तो 6 वेदांग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं यानी कि ये जो हिंदी है आपको दोस्तों एसएससी जीडी की बात करें तो, और बिहार पुलिस बात करते हैं, और बिहार दरोगा मेंस में बहुत ही काम आ सकते हैं। बिहार इन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि टेस्ट सीरीज की बात करें तो इन सभी में एसएससी जीडी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में बिहार के दरोगा पीटी मेंस दोनों में आपको काम आ सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं वहीं कक्षा कुक्षी का सही युग्म कौन सा है? कक्षा कुक्षी का सही युग्म की बात करें तो कौन सा है? तो सही युग्म चुनना है। तो सही युग्म की बात करें तो कक्षा का मतलब होता है श्रेणी, और कुक्षी का मतलब होता है कोख। कक्षा से श्रेणी और कुक्षी से कोख होता है। अगर आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं मैथ की, यानी कि दिया गया है 5, 7, 9, 11, x-5 और 27, 38, 53 की माध्यिका 16 है, तो x का बराबर क्या? यानी कि इन सब का माध्यिका निकालना है। तो इसका माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको जो आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में इसको सजाना, यानी कि दिया गया है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में दिया गया 3 और 3 6 हो जाता है। बीच में जो संख्या आता है सबसे पहले इसको 11 प्लस x-5 लिख देंगे, और तो इसका दो संख्या हम लिए हैं तो 2 लिख देंगे, और बराबर में कितना के माध्यिका 16 है तो 16 लिख देंगे। तो हम इसको गुना कर देंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है तो गुना हो गया, तो कितना हो गया? 11 में 5 घट गया 6, यानी कि x प्लस 6 है बराबर 16 दूना 32 हो गया। अब इसमें जाके 32 में 6 घट गया तो आगे कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा इस घटने के बाद हो जाता है कितना? 26, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है और 6 वर्षों में 1,35,000 यानी कि 13,500 रुपया हो जाता है, यानी कि 13,500 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि बात करते हैं सबसे पी, यानी कि मूलधन क्या है? पी। तो कहता है 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 वर्ष की हम बात करते हैं 2 ईयर में, 2 ईयर की हम बात करें तो हो जाता है 1500। कितना हो जाता है? 1500। अब यही धन जो है
6 वर्षों में कह रहा है कि 13,500 हो जाता है। 2 ईयर ये हो गया और 4 वर्ष के दरमियान ये जो है 13,500 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13,500। तो देख लीजिए किस तरह कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसमें यहाँ हो गया 4 ईयर। 4 ईयर में अगर बात करते हैं तो 2 वर्ष में जो है 1500 हो जाता है और 4 वर्ष में हो जाता है 1 यानी 13,500। कितना गुना हो रहा है? तो यह 15×35 यानी कि 9 गुना हो रहा है। इसका जो है यानी कि 4 वर्षों में 9 गुना हो रहा है। कितना गुना? 9 गुना हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो हम बात करेंगे इसको, अगर 2 वर्ष यानी कि 4 वर्ष बराबर 9 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? तो 2 वर्ष बराबर कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। 2 वर्ष बराबर कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना होगा। तो 3 गुना जब होगा तो क्या करेंगे? 1500 2 वर्ष बराबर यानी कि 2 वर्ष में 1500 हो रहा है। तो जब 4 वर्ष में हो जाए 9 गुना हो रहा है, तो 2 वर्ष में अगर यानी कि 2 वर्ष में 3 गुना होगा तो 1500 में 3 से भाग दे देंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? तो इसका आंसर निकल के चलेगा 500। कितना हो जाएगा? 500 रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। कितना? अंग्रेजी में 70% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और 80% गणित में पास हुए। तो 80% कितना? गणित में पास हुए। दोनों विषयों में 10% फेल हुए, यानी कि अंग्रेजी और गणित में 10% फेल हुए। अगर 144 उम्मीदवार पास हुए हैं, यानी कि 144 उम्मीदवार पास हुए हैं दोनों में, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? उन उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछ रही है कितनी है। तो दोनों में कितना परसेंट फेल हुआ है? तो 100 में अगर 10% हम माइनस कर देंगे तो 90% कितना फेल हो गया है? कितना फेल हुआ है। अगर पास की हम बात करें तो 80%, 70% यानी कि 70 प्लस 80% जो है पास हुआ है। तो कितना हुआ है? 150 जो है पास हुआ है, क्योंकि 150% जो पास हुआ है। तो इसको हम माइनस करेंगे, दोनों में कितना अंतर हो गया? तो 60% अंतर है। 60% अंतर है, यानी कि 60% बराबर अगर 144 विद्यार्थी है, कितना? 144 छात्र है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 240 होगा। आंसर 240 हो जाएगा। तो आंसर की बात करें तो 244 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? तो बात करते हैं 23 अनुच्छेद जो है क्रय विक्रय मानव का और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इस तरह के अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस तरह के हम और भी आगे प्रयास करेंगे, इससे भी अच्छा कुछ लाने का, क्वेश्चन इससे भी अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। तो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।